पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कोल्ड वार एरा को, शीत युद्ध का दौर। उसमें हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, शीत युद्ध का क्या कारण था, कौन कौन सी दो महाशक्तियां बन के निकली शीत युद्ध के बाद। और शीत युद्ध के बाद बिप्लोरिटी चला, बिप्लोरिटी के चला प्लस दो दुनिया दो पार्ट में बटी, दो ध्रुवीयता उसको हम लोग बोलते हैं कि दो पार्ट में बट गई दुनिया। उसके बाद 1991 से दुनिया कितने पार्ट में रहे? सिर्फ एक पार्ट में बटी हुई, यानी दुनिया में सिर्फ सिंगल सुपर पावर का कॉन्सेप्ट चला। लेकिन 1991 तक डबल सुपर पावर का कॉन्सेप्ट चला था। एक सुपर पावर अपने आप को रूस समझता था और दूसरा अमेरिका समझता था। और ऐसा समय आया कि रूस खत्म हो गया सुपर पावर बनने से, और अमेरिका का सिंगल पूरा का पूरा वर्चस्व है दुनिया के ऊपर। आज अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अब बोले गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? तो 5 देश स्टार्टिंग में थे, वैसे भारत भी था। देखिए इसको NAM बोलते हैं, नम। नम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का श्रेय जो है वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। साथ ही साथ यूगोस्लाविया के ब्रॉन्ज टीटो को जाता है। मिस्र की कौन कौन देश है देख लो। पहला देश कौन सा? भारत, जिसको स्टार्ट किया था। दूसरा यूगोस्लाविया। तीसरा मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर को जाता है। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एक इन तीनों नेताओं ने समर्थन किया था। नहीं, इंडोनेशिया भी समर्थन किया था और साथ ही साथ घाना भी समर्थन किया था। देश का नाम है इंडोनेशिया और घाना। ये सब जो है वो समर्थन किया था इसका। तो क्या क्या समझ गए सब लोग? कौन कौन सा इसका मतलब 5 देश हो गए देख लो तो। पहला कौन? दूसरा यूगोस्लाविया, तीसरा मिस्र, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा घाना। ये 5 कंट्री जो था वो मिलके बनाया था गुट निरपेक्ष, कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे। ना हम नाटो वाले के साथ जाएंगे और ना हम रूस वाले के साथ जाएंगे। कोई दिक्कत है? ना तो रूस या रशिया के साथ जाएंगे, ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे। 1961 में बेलग्राड में फर्स्ट मीटिंग हुआ था। गुट निरपेक्ष का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ था? बेलग्राड में। कब हुआ था? 1961 में हुआ। तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम मीटिंग जो हुआ था उसमें कितने देश शामिल हुए थे? 25। 5 उसके फाउंडर मेंबर है। 5 देश इसको स्टार्ट किए, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ देश क्या करते चले गए? जुड़ते चले गए। और फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था कब हुआ था? 1961 में। उसमें 25 देश पार्टिसिपेट किया था। और फिर क्या होने लगा? दुनिया के बहुत सारे देश टूट टूट के इसमें हमारे यहाँ आने लगे, क्योंकि ये एक ऐसा अलाइन था, एक ऐसा मोमेंट था जिसमें वार नहीं था। बोला युद्ध का क्या जरूरत है, हम युद्ध ही नहीं करेंगे, हम बुद्ध वाले देश हैं। आज दुनिया में कितने देश इसके मेंबर बने हुए? 120 कंट्री ये मानता है कि नहीं, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे तो उसका भी नुकसान, अपना भी नुकसान। तो भारत भी नन जो है अलाइंड मूवमेंट का पार्ट है, इसलिए लड़ाई झगड़ा भारत नहीं करता है। भारत शांति से सब सारे समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एकदम पीसफुली उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। इसलिए देखिएगा, रूस ये चीन हमारे ऊपर अटैक करता है, फिर भी हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर भी हम उसके साथ मीटिंग करने जाते हैं। पाकिस्तान हमको दागता है, फिर भी हम मीटिंग करते हैं, क्योंकि हमको लड़ना नहीं है, हमें शांति के साथ हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। कोई दिक्कत किसी को? तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो, ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ में। यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। सो संयुक्त राष्ट्र संघ में सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद। उसमें 5 सदस्य है। यही 5 सदस्य के पास वीटो पावर होता है। ये 5 मेंबर जो है ना, इसी के पास वीटो पावर। कौन कौन है? अमेरिका के पास वीटो पावर है, चीन के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास और फ्रांस के पास है। ये 5 हैं, इसमें से कोई भी इसका सदस्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस नॉन अलाइंड का कोई भी पार्ट नहीं है। जितने पांचों वीटो पावर वाले कंट्री हैं उसमें से कोई भी इसका पार्ट नहीं है। इसलिए देखिएगा, लड़ाई झगड़ा में यही सब रहता है। जो इसका पार्ट है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अब देख लिए रूस अभी क्यों मार रहा है दूसरे को? रूस मार रहा है ना, क्योंकि वो इसका पार्ट ही नहीं, सदस्य नहीं थी। ये 5 जो हमारे वीटो पावर वाले कंट्री है, एक भी इसका मेंबर नहीं है, नॉन अलाइंड के अंदर नहीं आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता के संबंध में कहा था कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, वहां ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना ही तटस्थ रहेंगे। मतलब है, जवाहरलाल नेहरू बोलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड रिगार्डिंग नॉन अलाइंड कि वेयर देयर इज अ थ्रेट और टू फ्रीडम, वेयर जस्टिस इज टू थ्रेटेंड, व्हेन नाइदर कैन और नॉन रिमेन न्यूट्रल देम। बोल रहा है कि किसी जगह पे जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमको न्याय के लिए धमकी मिल रहा है, हम सही हैं फिर भी हमको कोई धमका रहा है,
तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, इसलिए ये लोग नॉन अलाइंड शुरू किए थे। नॉन अलाइंड का मेन पर्पस क्या था, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था नॉन अलाइंड का? तो पहला बोला है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड या नॉन अलाइनमेंट। तो बोला नॉन अलाइनमेंट का पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि दोनों ही महाशक्तियों के गुटों से स्वयं को अलग कर लेना। दो जो सुपर पावर था हमको दोनों से क्या रहना है, अलग रहना है। बोलता है कीपिंग वन सेल्फ सेपरेट फ्रॉम द फैक्शन ऑफ बोथ सुपर पावर्स, ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे और ना हम रशिया के साथ रहेंगे, अलग कर दिया। दूसरा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना, टू अपोज द पॉलिसी ऑफ इम्परलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन है। देखिए, एक जगह कॉलोनियल इकोनॉमी है जिसको बोलते हैं उपनिवेशवाद, और एक जगह साम्राज्यवाद है, दोनों को बोल रहा है कि दोनों गलत है, ना तो ये सही है ना ये सही है, दोनों की नीति का विरोध करना। विश्व में रंग भेद तथा नस्ल भेद की नीति को समाप्त करना, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। रंग भेद और नस्ल भेद अमेरिका में बहुत होता है, काले गोरे। ब्रिटेन तो खैर हम लोग को दे के गया काला और गोरा, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो जहाँ काले ने, हम लोग का गाना भी है कि काले गोरे का भेद यहाँ नहीं है, यहाँ हर दिलों से हमारा नाता है। कोई दिक्कत है तो यहाँ काला गोरा, ठीक है, किसी जाति का किसी धर्म का उससे कोई मतलब नहीं, कोई भेदभाव हम लोग नहीं करते, हम लोग हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये सारे देश है जहाँ पे इस तरह का भेदभाव रखा जाता है, भारतीयों को मारा जा रहा है, तो भाई ये भेदभाव ही ना है, क्योंकि भारत के लोग इंसान नहीं है। इंसानियत के व्यू से देखिए ना, आप देश के व्यू से मत देखिए मेरे देश का, ठीक है। कभी आप देखें दूसरे देश का आदमी को भारत में मारा जा रहा है, नहीं आपको सुनेंगे, क्योंकि अब कहीं हो रहा है तो एक्शन लिया जाता है। तो बोलता है विश्व में रंग भेद नस्ल भेद ये सब जो चलता है उसको समाप्त करने के लिए नॉन अलाइन बना था, टू एंड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड रेसिज्म इन द वर्ल्ड। विश्व में हथियार की होड़ को रोक लगाना, जिस तरह से वेपन्स बन रहे हैं, जिस तरह से वेपन्स रेडी हो रहे हैं, उसको स्टॉप करना। भाई वेपन्स हथियार जितना ज़्यादा बनेगा ना वो डेंजरस है किसी के लिए, जितने ज़्यादा वेपन्स बनेंगे वो सोसाइटी के लिए क्या है, डेंजरस है। जैसे जिस जगह पे खूब वेपन्स बन रहा है, खूब हथियार बन रहा है, तो जिस दिन उसको गुस्सा आएगा ना तो उसका असर कहाँ पर निकालेगा, किसी दूसरे देश पर निकालेगा, और उसका क्या हाल होगा, वेपन्स बनाओ ही नहीं। आगे विश्व शांति के लिए सहयोग और समर्थन देना, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, और पीस के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे पीस होगा पीस के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, युद्ध के लिए सपोर्ट कभी किसी दुनिया को के देशों को नहीं करेंगे। इसलिए ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट वाले देश है ना वो पीस के लिए बात करते हैं, ये शांति का समझौता करते हैं। कहीं भी कोई जैसे अभी रसिया यूक्रेन का चल रहा है तो ये सारे देश क्या कर रहे हैं, जो इस तरह के कैटेगरी वाले हैं वो बोलते हैं शांति से काम, बैठ के बात करो, बात करके सोल्यूशन निकालो हर चीज़ का, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, बात करके निकालो। आगे क्या लिखा है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, दुनिया में एक नया इंटरनेशनल जो है सिस्टम डेवलप करना, और पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करना जहाँ पे युद्ध का कोई जरूरत नहीं हो, जहाँ पे युद्ध से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसी व्यवस्था को डेवलप करना इसके अंदर आता है। अच्छा, इसका इंग्लिश में चला जाएगा, अब हिंदी आ गया है, थोड़ा सा काम हो ही रहा था इसमें, समझ गए, इसमें अभी काम चल रहा था तो इंग्लिश करके हम पीडीएफ डाल देंगे। अब लिखा भारत और गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी। तो बोलता है गुट निरपेक्षता की नीति के परिणाम स्वरूप भारत में ऐसे निर्णय लेने में सक्षम रहा, ठीक है, थोड़ा सा गलत है वो, ठीक नया वाला पीडीएफ में ठीक होगा, जो उसके हितों से संबंधित था, ना कि महाशक्तियों के हितों से। बोलता है भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में ऐसा निर्णय लेने में सक्षम रहा जो भारत की नीतियों के साथ था, ना कि हम सुपर पावर के नीतियों के साथ। मतलब भारत क्या किया, सुपर पावर दोनों का बात को इग्नोर मारा और अपने फायदे की बात को सोचते हुए डिसीजन ले लिया। आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। बहुत सारे लोग बोलता है गुट निरपेक्ष गलत बात है, नहीं होना चाहिए। तो जो गुट निरपेक्ष नीति का आलोचना करता है वो मानता है कि सिद्धांत विहीन है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, और इस नीति के कारण भारत अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने पक्ष को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ये बात तो सही है, शुरू से नहीं कर पा रहा था लेकिन अब कर रहा है। जैसे शुरू से हम इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते थे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, कोई सुनवाई नहीं करता था, बोलता था टेररिज्म तो भारत में इसलिए ना कि तुम्हारा अंदर का मामला सॉल्व नहीं है, तुम्हारे जम्मू कश्मीर का मामला गड़बड़ा है इसीलिए तो आतंकवादी आता है। लेकिन जब अमेरिका के ऊपर पड़ा ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना, जो विश्व व्यापार संगठन का बिल्डिंग था, सबसे बड़ा बिल्डिंग अमेरिका का, जब वहाँ बम बरसाया ना ओसामा बिन लादेन, तब उसको समझ में आया कि इंटरनेशनल टेररिज्म किसको बोलते हैं। तब वो बोला कि छोड़ेंगे नहीं, तो उस समय फिर भारत बोला कि इसी को हम इंटरनेशनल टेररिज्म बोलते हैं, ये भी एक टेररिज्म है, आतंकवाद है, इसको रोकिए। और तब अमेरिका आतंकवाद को समझने लगा, फिर तब तक दूसरा देश नहीं समझ रहा है। बात समझ गए, जैसे कि अभी मान लीजिए किसी देश में कोई चीज़ हो रहा है, अब हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे देश के नेता क्यों समझेंगे,
बात समझ गए? जैसे श्रीलंका में हो रहा था, देख रहे थे, राष्ट्रपति को भगा दिया। तो लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं उसका अपना इंटरनल मैटर है, अब तुम क्या कर रहे हो तुम अपने देश में, इसलिए तुम्हारा राष्ट्रपति को भगा दे। हमारे देश में तो कोई राष्ट्रपति को नहीं भगा सकता। लेकिन एक तो आज वहाँ शुरू हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आपके यहाँ भी शुरू होगा। क्योंकि हो सकता है कितने भारत के लोग श्रीलंका में रह रहे होंगे, उनको लगा कि यार ये चीज़ तो बड़ा अच्छा है, ये पावर हमारे पास है, ये अधिकार हमारे पास, वो पढ़ा लिखा लड़का आके इंडिया में भी हुकूमत जो है बदलने का प्रयास करने की कोशिश करेगा कि बदलो सरकार को। तो वैसी स्थिति में आपके लिए भी खतरा हो सकता है। तो दुनिया में अगर किसी देश में कुछ हो रहा है तो सारे देशों को शांति से बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। वर्ष 1971 में भारत ने स्वयं सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। देखिए क्या किया सो भारत क्या किया कि पहले ना तो अमेरिका का सपोर्ट किया ना रूस का सपोर्ट किया, लेकिन 1971 में रूस के साथ दोस्ती बना लिया। तो हम कैसे मानेंगे कि नॉन अलाइंड सही चल रहा है? आप क्या बोल रहे हैं, हम नॉन अलाइंड रहेंगे? नॉन अलाइंड मतलब दोनों में किसी से मेरा संबंध नहीं रहेगा। और 1971 में आप रूस के साथ दोस्ती कर लिए, तो अमेरिका ही नहीं मानेगा कि तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ, जब चुनाव, जैसे ध्यान देना, चुनाव में आप ही के गांव का 2 कैंडिडेट खड़ा है, अब हम किसी के चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, किसी के चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं, और दोनों आ रहा है मेरे घर, हम नहीं जा रहे हैं, मतलब हम किसी के साथ नहीं घूमेंगे। और जो घूम रहा हो तो नज़र में आ गया, ये वो इसका वाला बोल रहा है अच्छा उसका पार्टी में घूम रहा है, वो बोला अच्छा उसका पार्टी में घूम रहा है, तो दुश्मनी ये लोग है ही है। अभी लोग ज़्यादा खतरनाक आदमी है, समझिएगा। आप उसके साथ घूम रहे हैं तो ये बोला मारेगा आपको, और इसके साथ घूम रहे तो ये बोला मारेगा आपको। लेकिन कोई आदमी बोला हम किसी के साथ नहीं, वो दोनों के साथ दोस्ती है, दोनों नहीं मार सकता। अब लेकिन लास्ट लास्ट टाइम में अगर हम किसी के साथ खाली हाथ मिला लिए, हाथ मिला के फोटो खिंचा लिए, तो क्या माना जाएगा? क्या आप ये मतलब साइड है या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? तो अमेरिका यही भड़का कि यार तुम जब बोल रहा है कि हम नहीं रहेंगे, ना अमेरिका का सपोर्ट करेंगे ना रूस का सपोर्ट करेंगे, तो जब दोनों को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है तो 1970 में हाथ क्यों मिलाने गया उसे, दोस्ती क्यों करने गया? इसका मतलब तुम इंटरली अंदर से रूस को सपोर्ट कर रहा है, उसके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। बात समझ गए? हालांकि ये हाथ मिलाने का फायदा भी भारत को मिला कि हम लोगों को बचाया 1971, ठीक है, संधि हुआ है ना, उससे पहले हम लोगों को रूस बचाया है। किससे? चीन से। चीन से हम लोग को रूस बचाया था, इसलिए हम लोग दोस्ती किए थे, ठीक है। दोस्ती करने के पीछे वही था। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना, बहुत लोग आलोचना करता है कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत जो बनाया था वो सही नहीं था। आलोचकों ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को सिद्धांत विहीन माना, जो अभी बताया। उनके अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने पक्ष को रखने में सक्षम नहीं हो रहा है और स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ये तो वही चीज़ था। भारत द्वारा वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर करना भी इसकी आलोचना का कारण बना कि तुम भाई काहे साइन कर दिया, तुम बोलता है कि हम नहीं रहेंगे किसी के साथ, तो तुम सिग्नेचर करने जा रहे हो। बात समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ भी एक आलोचना का कारण बना। आलोचकों का भारत के संदर्भ में मत है, भारत के बारे में आलोचक ये कहते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं कि गलत पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू बनाए थे, उनका ये कहना है कि किसी भी मुद्दे पर भारत कहाँ व्यवहार आसानी से कर रहा है। बोलता है किसी भी मुद्दे पर भारत का व्यवहार हमेशा असमान रहा है, मतलब सही रहा ही नहीं। जैसे अभी देखिए यूक्रेन और रूस का जो युद्ध पर भारत नहीं पार्ट कुछ बोला, चुपचाप रह गया। तो समझ ही नहीं आता भारत बोलना क्या चाह रहा है, चुपचाप रहा। देख लीजिए। और मोदी जी क्या किए, पहले पुतिन को फ़ोन किए, बोले सब ठीक ठाक शांति से रहो। अब फिर फ़ोन कर दिए उसको, उसके पर राष्ट्रपति को। अब बताइए यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात कर रहे हैं, अब पुतिन से भी बात कर रहे हैं, तो क्या माने, या तुम किसके तरफ हो? बात समझ गए? ताल्लुक से ऐसा क्या था कि कन्फ्यूज़ कर देता भारत, क्लियर नहीं है कि किधर वो है। देखिएगा दोनों से बात हुआ, इसलिए आप लोग शायद पता नहीं होगा आप लोगों का, जब भारत के स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे, भारत के स्टूडेंट जब यूक्रेन में पढ़ रहे थे, तो जब बमबारी होने लगा तो सबको लाना था। अब सवाल है कि रूस लगातार बम बरसा रहा है, लगातार मिसाइल दाग रहा है, तो कैसे वहाँ से स्टूडेंट को जिंदा बचक लाना भैया? ऐसा थोड़ी कि वो मिसाइल आ रहा है तो पूछेगा भारत के हो जाओ, पूछेगा यूक्रेन को हो तो ठोक देगा, ऐसा नहीं ना, वो तो गिरेगा। लेकिन भारत सरकार का इतना पावर देखिए कि रूस को बोल दिए कि 6 घंटा हमको लगेगा अपना स्टूडेंट को निकालने में, 6 घंटा में एक भी फायरिंग नहीं होना चाहिए। रूस 6 घंटा तक फायरिंग रोक दिया, बोला नहीं करेंगे, जाओ निकाल लो, तुम्हारा 6 घंटे का टाइम है, उतने देर में निकाल लेना सारे स्टूडेंट को। क्या लगता है सब स्टूडेंट एक ही जगह पे होगा कि अलग अलग जगह पे होगा? अलग अलग जगह पे सबसे कलेक्ट करके सबको बस में बैठाना। अच्छा, प्लेन उड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि रूस सबसे पहले क्या किया था, यूक्रेन का जो एयर सिस्टम था उसको डैमेज कर दिया, पूरा एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, तो प्लेन उड़ेगा नहीं। तो दूसरे देश में प्लेन लैंड हुआ उसके बगल में, यूक्रेन के बगल में जो देश है वहाँ पे प्लेन है भारत का, और यहाँ भारत का बस आया वहाँ से, ठीक है, उस देश से भारत का स्टिकर लगा, झंडा लगा, वो बस आ रहा है, 3 बस आया,
3 बस में स्टूडेंट को भरा, 6 घंटे के अंदर इतना हो गया और चला गया। उसमें यूक्रेन भी को फ़ोन किए मोदी जी कि नहीं बम बरसाना है बम, तो एक ना तो यूक्रेन बम बरसाया और ना ही रूस बरसाया। रूस बम नहीं बरसाया, यूक्रेन सारा रास्ता क्लियर कर दिया। तुरंत उसका पुलिस जो है वो सारा रास्ता क्या किया, क्लियर। खाली भारत का झंडा देख लिया, चलो आगे बढ़ते जाओ, कोई स्टॉप नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, निकलते जाओ तुम। और उसी बीच में आप देखेंगे 6 पाकिस्तान का लड़का लोग जो भारत का तिरंगा लेके आ गया था, हम लोग भी इंडिया के हैं, तो भारत बोला चलो इंसानियत के नाते तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी निकाल दिया भारत। बात समझ गए कि तुम भी चलो दूसरे देश में, कोई दिक्कत नहीं, इंसानियत के नाते तो भले से जा सकते हैं ना। पाकिस्तान के आदमियों से हमारी दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान की सरकार से हमारी दुश्मनी। वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भी तो हमारे भाई बहन ही हैं। अरे हम ही लोग से तो अलग हुए ना, तो हमारी है। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की सरकारों से हम लोगों को दिक्कत है कि वहाँ सरकार का जो सोच है उससे हमको दिक्कत है, सरकार के सोच से नफरत है। लेकिन भारत सरकार मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सबसे ज़्यादा ध्यान देती है भारत सरकार, इस चीज़ को यहाँ ध्यान देना होगा। तो यहाँ बोले ये भी कन्फ्यूजन रहता है, लोग मानते हैं कि भारत जो है हमेशा कन्फ्यूज कर देता है किसके समर्थन में, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे क्या लिखा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता या आधारभूत मूल्य, क्या बेसिक कंसेप्ट है नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो बोलता है कि अनेक विचारक के अनुसार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता जो है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। यानी आज के समय में देखा जाए अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो गुट निरपेक्ष नहीं के बराबर है, नॉन अलाइन खत्म हो चुका है। नॉन अलाइन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज भारत क्या करता है बताओ तो, बोलता था ना हम अमेरिका के साथ हैं ना हम रूस के साथ है, दोनों के साथ दोस्ती बना रखा, तो नॉन अलाइन तो गया वहीं। तो नॉन अलाइन मूवमेंट आज के हिसाब से अगर पूछा जाए कि रिलीवेंस है, वो आवश्यक है, तो मेरा ये मानना है कि आज के हिसाब से नॉन अलाइन मूवमेंट का कोई रिलीवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है आज के हिसाब से काम ही नहीं करेगा, कोई दिक्कत है। इसका जो हिंदी में भी देख रहे हैं ना, इसका इंग्लिश में करके और पीडीएफ हम आपको देंगे, हो चुका है रेडी पूरा। और मैं आपको एक चैप्टर नहीं दूंगा, इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ रहेगा, उसके नीचे एमसीक्यू रहेगा और उसके नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर रहेगा। पूरा कंप्लीट पैकेज एक चैप्टर का एक ही पीडीएफ में रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश करके दे देंगे, थोड़ा सा नहीं हुआ था, हो गया है, बट हम लाए नहीं कॉपी करके, तो हम पुराना ही पीडीएफ से पढ़ा ले रहे हैं, इसमें आधा काम हुआ था। ये बात समझ गए। तो पूछा जाएगा कि अभी के समय में एट प्रेजेंट टाइम नॉन अलाइन मूवमेंट का क्या सिचुएशन है, क्या वो रिलीवेंस है आज के हिसाब से सही है। तो आपको बताना होगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं, आज के समय में उसका कोई मतलब नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन आज काम ही नहीं कर रहा है, इनएक्टिव हो गया है। क्योंकि इन गुट निरपेक्ष आंदोलन में, नॉन अलाइन मूवमेंट में ये बताया गया था कि ना तो भारत जो है अमेरिका के सपोर्ट में है और ना ही रूस के सपोर्ट में, लेकिन आज भारत दोनों से दोस्ती कर रखा है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट खत्म। अच्छा, नॉन अलाइन मूवमेंट कब तक काम किया अच्छे से, 1991 तक, 1991 तक, जब तक कोल्ड वार का एरा था ना, जब तक कोल्ड वार का सिचुएशन था, तब तक नॉन अलाइन मूवमेंट काम किया। जैसे कोल्ड वार का एरा खत्म हुआ और दुनिया में दो जो सुपर पावर था उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि दो सुपर पावर रहेगा, एक सुपर पावर बन गया 1991 के बाद अमेरिका। तो जब सिंगल सुपर पावर का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो गया नॉन अलाइंड, ठीक है। नॉन अलाइंड तब तक सही था जब तक दो सुपर पावर दुनिया में थे, क्योंकि दो सुपर पावर मतलब समझते हो ना, नहीं बोला जाता है एक जगह पे दो शेर नहीं रह सकते हैं, लड़ेंगे आपस में। तो दो सुपर पावर रहेगा तो फिर दुनिया में लड़ते रहेगा ना। अब जब अकेला अमेरिका बन गया तो अमेरिका जानता है कि हम लीडर है, और रूस समझता है कि हम कमज़ोर है, मेरे साथ कम देश है, तो रूस अब उछलने का प्रयास भी नहीं करता, युद्ध करने का भी प्रयास नहीं करता है। तो याद रखिएगा नॉन अलाइन मूवमेंट 1991 तक चला। उसके बाद आज के समय में अगर देखा जाए तो नॉन अलाइन मूवमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं है। फिर वही चीज़ है सब में, देखिए कोई मतलब नहीं था। यहाँ देखिए फिर वही चीज़ लिखा है कि जो लोग क्रिटिसाइज करता है ना नॉन अलाइन मूवमेंट का, वो इसलिए क्रिटिसाइज करता है, इसलिए आलोचना करता है। वो बोलता है कि आज के समय में अगर आप नॉन अलाइन रहेंगे तो बड़े देशों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो क्या लगता है कि आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। आज नेपाल एक छोटा देश है ना, डेवलप नहीं है। अब नेपाल एक ऐसा देश है, वो बोलेगा हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं दोस्ती करेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसको अमेरिका के साथ दोस्ती करना ही पड़ेगा, अमेरिका से ही उसको सारा काम करना होगा। क्योंकि मान लीजिए वेपन खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा वेपन, उसके यहाँ डेवलपमेंट तो है ना, उसलिए लाइक कि वो वेपन्स खुद बना ले। अब बोलता है हम अमेरिका वाला कोई भी देश के साथ अपना रिश्ता नहीं रखेंगे, असंभव है। आपके पास वेपन्स कहाँ हैं, आप बिना वेपन का कैसे कर पाओगे। तो वेपन खरीदना पड़ेगा इसको। वेपन कहाँ से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, अमेरिका के दोस्त वाले देश से खरीदेगा। बात समझ गए।
छोटा छोटा देश है, उसको अगर डेवलप होना है ना, तो डेवलप होने के लिए उसको क्या करना होगा, आज बड़े बड़े डेवलप कंट्री के साथ सच्ची पकना पड़ेगा। गांव में नहीं होता है कि किसी बच्चे को अगर आगे बढ़ना है तो नेताजी के पीछे रहना पड़ेगा भैया। अब बोलेगा हम गांव में किसी को वैल्यू नहीं देंगे, तो तुम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की करना है तो जो बड़ा आदमी गांव का है ना, उसके संपर्क में रहो, तुम तरक्की कर जाओगे। क्योंकि उसके साथ रहोगे तो दिमाग खुलेगा ना, हर चीज़ सीखोगे ना, पैसा भी वो देगा, हर सुविधा तुमको देगा, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ग्रोथ हो सकेगा। इसलिए यहाँ बोल रहा है कि नॉन अलाइन मूवमेंट में आज के समय में कोई देश मानने को तैयार नहीं, बोलता है हमको भैया ग्रोथ करना है, हमको डेवलपमेंट करना है, अमेरिका के साथ सटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, चिपक जाएंगे अमेरिका के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिखा है वर्ष 2012 में हुए तेहरान सम्मेलन में इसके सदस्यों की संख्या 120 थी, जो भी हम आपको बताएं। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब से कब तक देख लीजिए, कौन कौन नेता रहे हैं यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू रहे 1889 से 1964 तक, और 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। जोसेफ ब्रॉज टीटो, ये क्या है 1889 से 1864, क्या है ये? हाँ, ये जन्म और मृत्यु है, समझ गए। ऐसा मत सोचना कि 1889 में, ना 1889 में बना कहाँ था, ये बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना। तो इसीलिए इनका जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का 1889 में, मरे थे 1964 में, और 47 से 64 तक ये जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। दूसरा नेता थे जोसेफ ब्रॉज टीटो। पहला देखो 5 देश था ना जी, तो 5 देश में पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश और 5वां देश। तो ये भारत था, पहला पहला देश कौन था, भारत, जिसके जिसके सदस्य कौन थे, जवाहरलाल नेहरू उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म इस समय हुआ, मरे इस समय, और इस समय से लेके इस समय तक ये नॉन अलाइन के मेंबर रहे। कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा जोसेफ ब्रॉज टीटो जो है जन्म लिए इस समय, मरे इस समय, ये यूगोस्लाविया के थे, और ये 1940 से 1980 तक रहे। और गमाल अब्दुल नासिर जो है 1918 से 1970 तक ये जन्म लिए, मरे, और 1970 तक ये मिस्र के शासक बने रहे। ठीक है, कौन से देश के थे, मिस्र के थे। सुकर्नो 1901 में जन्मे, 1970 में निपट गए, ये इंडोनेशिया के थे, और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। और कब से कब तक कब्जा इनका रहा, 1945 से 1965 तक, क्योंकि 70 में निकल गए। वामे एनकुमा 1909 में जन्मे, 1972 में निकल गए, घाना के ये पहले प्रधानमंत्री थे, और 1952 से 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे। तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया। पूछ देगा फर्स्ट प्राइमरी 5 कंट्रीज कौन था जो नॉन अलाइन मूवमेंट, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर था। तो 5 कंट्री कौन कौन सा था, पहला कंट्री, दूसरा यूगोस्लाविया, तीसरा मिस्र, चौथा इंडोनेशिया, मिस्र को ही इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र को ही क्या बोलते हैं, इजिप्ट, उसके बाद घाना। ये 5 कंट्री था। कहीं कोई दिक्कत है? तो 5 कंट्री इसके अंदर था। अब बोला नई नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ ठीक से अरेंज नहीं किया हुआ है। इसका इंग्लिश हिंदी में कर लेंगे तो अच्छे से आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।